हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी हमारी संस्थान सरदार पटेल आश्रम के बारे में है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं आज अपनी जो पहली न्यूज़ है उसको कोविड-19 से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं लेटेस्ट अपडेट आपको कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ का देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में कोरोना वायरस को डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। डब्ल्यूएचओ की एक संस्था है जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसने 30 जनवरी 2020 को मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये निश्चय किया कि जो है कोरोना जो है इसको वर्ल्ड हेल्थ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए। दोस्तों, आगे चलते हैं। इस वायरस के संक्रमण की जो पुष्टि है चीन के अलावा अन्य कई देशों में भी हुई है। और दोस्तों, जैसा कि अभी वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि ये लगभग पूरी दुनिया के देशों में फैल चुका है, लेकिन 99% मामले जो हैं उस समय जब ये शुरू में फैला था तो चीन से ही आए थे। और चीन में दोस्तों ये ज़्यादा हुबई इलाके में फैला है। और कोविड-19 का जो ओरिजिन है चीन में वो वुहान शहर से इसका ओरिजिन माना गया है। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि जो है दिसंबर 2019 में वुहान से हुई थी। दोस्तों, ये आपसे पूछा जा चुका है, बस जा सकता है। अमेरिका की जीएसपी से यानी जीएसपी उनकी जो सूची होती है उससे भारत को बाहर किया है। दोस्तों, इस न्यूज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया, यानी अमेरिका अब भारत को विकासशील देश नहीं समझता है। 12 फरवरी को ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा भारत के अलावा ब्राज़ील, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना, इन देशों को भी इस सूची से बाहर किया गया है। ये एक संस्था है अमेरिका की जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इसके अनुसार भारत सहित कई अन्य देशों को 1998 की स्थिति के आधार पर छूट दी गई थी कि वो कुछ अपने उत्पादित वस्तुओं का निर्यात अमेरिका में बिना आयात शुल्क के कर सकते हैं। भारत को इस सूची के आधार पर बाहर किया गया है। इस सूची से इस आधार पर बाहर किया गया है कि भारत एक तो G20 देशों में शामिल है तथा विश्व व्यापार में उसका योगदान 0.5% से अधिक है। दोस्तों, इनका एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी देश का व्यापार 0.5% से अधिक है तो ये उसको जीएसपी वाली सूची में नहीं रखते हैं। ये एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है, उसको हम आगे देखेंगे। अमेरिका के इस निर्णय से भारत को जो सीवीडी यानी होती है दोस्तों काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, उससे जो राहत मिलती थी वो अब मिलनी बंद हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको सीवीडी थोड़ा इजीली समझा देता हूँ कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती है। सपोज करिए दोस्तों कि भारत में कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है और उस वस्तु के उत्पादन में जो है सरकार मदद कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसान किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं और सरकार विभिन्न माध्यमों से उन्हें सब्सिडी देती है। ठीक है, तो आप ये मानिए कि जिस देश में सब्सिडी नहीं मिल रही है वहाँ पर सपोज करिए किसान के 8 रुपये उस चीज़ की कॉस्टिंग आ रही है। और भारत में भी अगर 8 रुपये कॉस्टिंग आ रही है और सरकार ने 4 रुपये किसान को सब्सिडी दे दी तो किसान की जो कॉस्टिंग है वो 4 ही रुपये आई। यानी यहाँ भारत का किसान दूसरे देश के किसान के मुकाबले ज़्यादा जो है मुनाफा कमा सकता है क्योंकि उसको जो है सब्सिडी मिली है। लेकिन दोस्तों, कुछ देशों को इस तरीके की जब वो चीज़ करते हैं, यानी जब वो इस तरीके का उत्पादन करते हैं तो दूसरे देशों को इससे आपत्ति होती है। तो वो दूसरे देश इस चीज़ से, इस आपत्ति से जूझने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ही वो गुड्स जो सब्सिडाइज गुड हैं, जिन जिन गुड्स पे भारत ने सब्सिडी दी है, जैसे ही वो उन देशों के अंदर एंटर करते हैं वो उन पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा देते हैं। ये एक इम्पोर्ट टैक्स है इम्पोज ऑन सर्टेन गुड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डंपिंग और काउंटर एक्सपोर्ट सब्सिडीज। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि जीएसपी क्या है। दोस्तों, जीएसपी अमेरिका का एक बनाया हुआ सिस्टम था, एक प्रणाली है जिसके तहत अमेरिका इस सूची में शामिल देशों के निर्यात को टैरिफ फ्री एक्सेस प्रदान करता है। दोस्तों, अमेरिका ने कुछ देशों को माना कि वो अभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और इसीलिए उनके जो गुड्स हैं अगर वो अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका उन पर आयात शुल्क नहीं लगाएगा। तो उन देशों
को इस सूची में रखा जाता है, लेकिन हाल ही में भारत को इससे बाहर कर दिया गया है, जिससे भारत को नुकसान होगा, क्योंकि अब जब भारत के गुड्स अमेरिका में एंटर करेंगे, जो भी इस जीएसपी लिस्ट में होंगे उन पर अब ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। अगला देखते हैं दोस्तों कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव क्या है। देखिए दोस्तों, यूएसटीआर किसी देश के आर्थिक विकास का स्तर अगर दो तथ्यों पर तय करता है। आर्थिक विकास मतलब वो ये बताता है कि कौन सा देश जो है डेवलपिंग कंट्रीज है या नहीं है, जिसमें पहला तो वो देखता है ग्रॉस कैपिटल नेशनल इनकम, और दूसरा वो देखता है कि उस देश का विश्व व्यापार में कितना हिस्सा है। और ग्रॉस कैपिटल जो ये नेशनल इनकम देखता है, ये 12,375 से कम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वैश्विक व्यापार में उस देश का हिस्सा 0.5% से कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो हिस्सा है वो 0.5% से ज़्यादा है ग्लोबल ट्रेड में। दोस्तों अगली न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में श्रीलंका के नए नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, गोतबाया राजपक्षे, और उन्हीं के भाई महिंदा राजपक्षे जो पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, वो इस बार भारत की यात्रा पर थे। दोस्तों महिंदा राजपक्षे अपने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 8 फरवरी 2020 को भारत आए और वो 11 फरवरी तक यहाँ पर रहे, और हाल ही में इनके ही भाई गोतबाया जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों जब महिंदा राजपक्षे भारत आए तो उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और दोनों ने ही पर्यटन पर, यातायात पर, इस मुद्दों पर जो है चर्चा करी। साथ ही दोनों देशों ने कुछ समझौते भी किए हैं, जिसमें कि संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं को लेकर बात हुई है, व्यापार, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, और आतंकवाद से यानी काउंटर टेररिज्म को लेकर जो भी कदम उठाए जाने हैं उन पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों ये खास इसलिए है इनकी विजिट कि आपको मैं स्मरण इस बात का करा दूं कि जब भी महिंदा राजपक्षे, इससे पहले भी जब वो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, महिंदा राजपक्षे अभी प्रधानमंत्री हैं, पहले वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके समय में एक नया चलन ये चला था कि श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा होने लग गया था। तो दोस्तों इसीलिए भी ऐसा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये जो है चीन के झुकाव में थे। तो भारत के लिए ये एक इस बार थोड़ा सा भारत को अपनी नीति बदलनी होगी कि किस तरीके से भारत ऐसी कुछ चीज़ें करे जिससे ये वापस से भारत के ही पक्ष में आए। तो राजपक्षे की ये जो भारत यात्रा थी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति के तौर पर जब वह 2005 से 15 के कार्यकाल में थे तो उस समय चीन का हिंद महासागर में जो स्थिति थी वो मजबूत हुई थी, और उसका एक प्रमुख कारण था श्रीलंका का चीन को सपोर्ट। दोस्तों अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी अफगानिस्तान में चुनाव हुए हैं, लेकिन दोस्तों इन चुनावों का जो ये हुए थे, चुनाव तो पहले हो गए थे, इनके अभी परिणाम आए हैं। और यहाँ पर अशरफ गनी, ये इससे पहले भी अफगानिस्तान के ही राष्ट्रपति थे और वापस से इन्हें ही राष्ट्रपति चुन लिया गया है। लेकिन दोस्तों इनके यहाँ क्या हुआ कि परिणाम आने में थोड़ी देरी इसलिए हुई क्योंकि इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे उनके ऊपर गिनती में यानी मतपत्रों में यानी वोट्स में जो काउंटिंग हुई है उस पर धांधली के आरोप थे और कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, जिसके चलते नतीजों में देरी हुई है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके लिए गर्व करने वाली बात भी है कि भारत के बाहर भी पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश में योगा यूनिवर्सिटी बन रही है। दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्टेब्लिश हो रही है योगा यूनिवर्सिटी, और विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के नाम से ये योगा यूनिवर्सिटी बन रही है। इसकी स्थापना लॉस एंजलिस में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से की जाएगी, मतलब इसमें इतना खर्च आएगा। विश्वविद्यालय के द्वारा फरवरी 2020 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं श्रीनाथ, वो इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष होंगे। अमेरिका में ही एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में इसमें एक प्रोफेसर है जिनका नाम है श्रीनाथ, तो अब वो जो है इस यूनिवर्सिटी के जो है अध्यक्ष होंगे। दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय है ये अपना पाठ्यक्रम इसको अगस्त 2020 से शुरू करना था, लेकिन अब जो है क्योंकि कोविड-19 के चलते मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस बार शुरू कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये यूनिवर्सिटी भविष्य में अमेरिका में काम करेगी। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। मालदीव राष्ट्रमंडल में फिर से जुड़ा। राष्ट्रमंडल क्या है दोस्तों? एक कॉमनवेल्थ है, यानी जो भी देश पहले यानी प्रीवियसली ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुके हैं, उपनिवेश रह चुके हैं, उन देशों का ये जो समूह है इसको राष्ट्रमंडल कहते हैं। और मालदीव भी जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुका है, वो इससे अलग हो गया था, फिर वापस से वो इसमें एंट्री ले रहा है।
तो दोस्तों 1 फरवरी 2020 को मालदीव को वापस से कॉमनवेल्थ में शामिल कर लिया गया है। 3 वर्ष पहले मालदीव को इससे बाहर किया गया था। अच्छा, कारण क्या था मालदीव को बाहर करने का? क्योंकि उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कुछ आरोप थे, यानी मानवाधिकार के मुद्दों पर उसको बाहर निकाला गया था। तो ये मालदीव के ऊपर आरोप थे, इसीलिए उसको पहले चेतावनी दी गई, लेकिन वो फिर भी नहीं माना मालदीव, और मालदीव के जो नेता नहीं माने और उनको फिर बाहर निकाला गया। और वापस से अब उसके कुछ आचरणों में सुधार हुआ है और फिर इसको वापस से राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है। अब दोस्तों ये कॉमनवेल्थ क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जनरली नोन सिंपली एज द कॉमनवेल्थ, इनको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसमें 54 मेंबर है, यानी 54 कंट्रीज हैं। और दोस्तों ये सारी कंट्रीज लगभग, हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं एक दो जो ब्रिटिशर्स के पहले कॉलोनी नहीं रही, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही इंक्लूडिंग इंडिया, ये सब ब्रिटिशर्स की टेरिटरीज रही हुई हैं। इनके 2 इंस्टीट्यूशन है प्रमुख, एक तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट यानी कॉमनवेल्थ का यानी राष्ट्रमंडल का सचिवालय, तो ये तो क्या है सरकार के स्तर पर जो है वार्तालाप करते हैं, इंटर गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। और एक है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन। दोस्तों ये इन देशों में सरकार के अलावा जिस तरीके से संबंध बन सकते हैं उन पर ध्यान देता है, यानी नॉन गवर्नमेंटल रिलेशंस स्टेट्स के बीच में कैसे हों उस पर ध्यान देता है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।